चलिए, so now we'll correlate the equilibrium constant with the cell reaction. कैसे हम correlate करते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखिए, जब भी आप प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन लिखते हैं, आपने अभी जो रिएक्शन लिखे थे, उस इक्विलिब्रियम उस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है एक्चुअली? QC होता है। QC क्या बोलते हैं मतलब? क्या बोलते हैं QC को? रिएक्शन क्वेश्चन बोलते हैं। रिएक्शन क्वेश्चन ये क्या होता है? ये किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन होता है। जब ये इक्विलिब्रियम पे जब हम बात करते हैं तो यही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, जब कोई भी रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाती है तो हम फिर QC को क्या लिखते हैं? KC लिख देते हैं। फिर ये KC हो जाता है, QC नहीं होता। फिर पूरी की पूरी ये इक्वेशन जो रहेगी, ये पूरी की पूरी इक्वेशन ये बन जाएगी KC, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। तो जब ये ऐसा केस आता हम लेते हैं किसी भी सेल रिएक्शन, जब कोई सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पहुंच जाती है तो ओवरऑल उसमें सेल पोटेंशियल जीरो हो जाता है। मतलब आपने देखा था कोई सेल वर्क करता है तो कैसे करता है भाई, एनोड से इलेक्ट्रॉन जाता है कैथोड पे जाता है, कैथोड से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, यही प्रोसेस है ना। उसमें सॉल्ट ब्रिज लगा होता है। सॉल्ट ब्रिज काम क्या रहता है? सॉल्ट ब्रिज काम करके रहता है वो दोनों सॉल्यूशन में न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, दोनों सेल को कनेक्ट करता है आपस में, सब करता है नहीं करता? करता है ना। लेकिन अगर सेल अगर इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया, मतलब अब वहां पे न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हो रही है, सेल इक्विलिब्रियम में पहुंच गया, तो उस केस में क्या होगा? सेल में कोई पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं होगा और ई सेल जीरो हो जाएगा। तो जब ई सेल जीरो हो जाता है तो उस केस में क्या इक्वेशन बन जाता है जरा देखिए तो। जैसे हमारे पास नस्ट इक्वेशन हमारे पास यही है ना, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log ऑफ QC, यही है ना। QC जो है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई सेल जीरो हो जाएगा, है कि नहीं? ई सेल जीरो हो जाएगा और क्या होगा? QC क्या हो जाएगा? KC हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जीरो हो गया, ये हो गया ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log KC, ये बन जाएगा, ठीक है। अंडरस्टूड। तो अब इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा ई नॉट सेल इक्वल ई नॉट सेल प्लस 0.059 n log ऑफ KC, ये फॉर्मूला बन जाएगा, रिलेशन हो जाएगा ई नॉट सेल और KC का फॉर्मूला बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं जब कोई रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे है तो। किसी भी सेल का आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आप हाफ सेल का भी निकाल, हालांकि ये पूरा ओवरऑल सेल का है, ठीक है, हाफ सेल का नहीं होता ये किसी भी हाफ सेल का नहीं होता, ये हमेशा कंप्लीट सेल का होता है। अगर कोई सेल वर्क कर रही होती है तो उस केस में आता है, ठीक है। तो दिस इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लॉग वाले केस में जब एग्जामिनेशन कोई क्वेश्चन आता है तो लॉग वाले केस में आप ध्यान रखिएगा कि वैल्यू को लॉग पे छोड़ दीजिएगा, लॉग KC इक्वल पे छोड़ दीजिएगा, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बस हमारी है, कैलकुलेट करने की जरूरत आपको वहां पे नहीं है बिल्कुल भी। जब भी कोई क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में तो आपको एंटी लॉग निकालने की जरूरत नहीं है, आप लॉग पे ही उस वैल्यू को छोड़ देंगे, समझ रहे हो। log KC इक्वल मतलब इसको आप इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, इसको पूरा ले जाइए, log KC को छोड़ दीजिएगा यहीं पे, आंसर आप log KC में ही निकालेंगे, एंटी लॉग मत निकालिएगा क्योंकि आपको log टेबल वहां पे नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है KC का तो आप उसको log पे ही छोड़ दीजिएगा, एंटी लॉग पे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप KC की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आपको एंटी लॉग लगाना पड़ेगा, एंटी लॉग लगाना पड़ेगा और एंटी लॉग आपको नहीं लगाना है, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, नाउ ये तो हो गया इक्विलिब्रियम का। अब इसी से रिलेटेड एक और पार्ट जो हम लोग निकालते हैं एनर्जी का, गिब्स फ्री एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी। दिस इज डेल्टा G नॉट, हम लोग यहाँ पे इसको निकालते हैं। ये क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? ये इज द अवेलेबल एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि हम इसको वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब एक ऐसी एनर्जी जो कि मैक्सिमम वर्क डन को रिप्रेजेंट करती है,
जब कोई सेल या कोई भी सिस्टम मैक्सिमम वर्क डन करता है तो उस पे उससे जुड़ी हुई जो एनर्जी होती है उसको हम लोग गेट फ्री एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो जैसे जैसे आप कहीं पे नोटिस करिए, जब कोई सेल वर्क करता रहता है, कोई सेल वर्क करता है, कोई भी सेल वर्क कर रहा है, तो एक उसमें एक बैकअप टाइमिंग होती है सेल की, जो दिखाता है कि भाई देखो जैसे मान लीजिए पीक वैल्यू पहुंच गया है सेल, फिर उसमें एक बीप क्रिएट करता है, या आपको मोबाइल फोन में 20% नीचे जब पहुंचता है तो वो तुरंत एक बीप दिखाता है कि हाँ आपका कुछ रिचार्ज करिए 20% नीचे पहुंच रहा है। या तो आपको जैसे अभी इन्वर्टर की बैटरी होगी तो उसमें मशीन जो चार्जिंग मशीन होती है वो भी आवाज करती है, बीप आवाज करना शुरू कर देती है, या वो डिस्चार्जिंग मोड पे है, अब वो कभी भी खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी, लाइट बंद हो जाएगी, चार्ज करो उसको, दिखा देना दिखाना। तो उस समय क्या होता है, सिस्टम जो रहता है ना वो मैक्सिमम वर्क डन की तरफ रहता है, मतलब वो एक ऐसा स्टेट होता है जहां पे वो सिस्टम एक मैक्सिमम वर्क करने जा रहा है, उसमें मतलब उतनी एनर्जी नहीं है, वो उतना वर्क करके एक जगह जाके एंड हो जाएगा फिर वो। ठीक है, सुना? तो उस केस में क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी नॉट जो रिप्रेजेंट करता है ये स्टैंडर्ड के लिए होता है, और ये रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम वर्क डन ऑब्टेन फ्रॉम द सिस्टम, मैक्सिमम वर्क डन ऑब्टेन फ्रॉम द सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, और ये कुछ और नहीं होता है, ये होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये होता है फॉर्मूला, ये एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला डिराइव्ड फॉर्मूला है पहले। तो अब ये देखिए, अब अगर डेल्टा जी नॉट होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये एक फॉर्मूला बन गया डेल्टा जी नॉट के लिए कि आप कैसे निकालेंगे जब ई नॉट वैल्यू दी रहेगी, तो ई नॉट सेल आप डायरेक्टली पुट करके आप कैसे निकालोगे, ये हो गया। ठीक है, लेकिन अगर ये वैल्यू नहीं दी हुई है तो आप इसको कैसे कोरिलेट करोगे, मतलब ये वाला फॉर्मूला कैसे वहां पे अप्लाई करोगे, इसको भी देखना, मतलब रिलेशन निकाल सकते हैं कि डेल्टा जी को आप कैसे के से कोरिलेट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास है। डेल्टा जी अगर आपको निकालना है, ई नॉट सेल निकाल के, किसी भी सेल का ई नॉट सेल निकाल के यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, वो आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको कोरिलेट करना चाहते हैं केसी को वहां पे, तो इस वैल्यू को उठा के वहां रख दो, वहां पर रख दो, तो कोरिलेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो कैसे करेंगे, इसको उठा के यहाँ रखिए, इस फॉर्म में रखिए, तो डेल्टा जी नॉट हो जाएगा आप जैसे यहाँ पे ये वैल्यू रखिए 0.059 अपॉन n, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो आप, को बताएगा? 0.059 अपॉन n कब आता है, जब यहाँ पे टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है ना, तभी तो ये वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या वैल्यू आएगी, RT अपॉन NF आएगी ना, आएगी नहीं? हाँ, तो आप यहाँ पे ले लीजिए, ये हो जाएगा माइनस NF और ई नॉट सेल आप रख लीजिए 2.303 RT अपॉन NF log ऑफ KC, सही है? ठीक है भाई, ये वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो इस वैल्यू के फॉर्म में, क्योंकि ये वैल्यू जो होती है ये 25 डिग्री सेल्सियस पे होती है। ठीक है, हम यहाँ पे टेम्परेचर सपोज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर है, इसीलिए यहाँ पे टी रखा हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस नहीं दिया है हम यहाँ पे। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे कट कर सकते हैं, इस वैल्यू को आप यहाँ पे कट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अंडरस्टूड? तो अगर आप इस वैल्यू को कट कर देंगे तो कैसे हो जाएगा, ये जाएगा डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 RT log ऑफ KC, ये बन जाएगा फॉर्मूला डेल्टा जी नॉट और KC के बीच में। मतलब इस फॉर्मूले से आप कोरिलेट कर सकते हैं डेल्टा जी और KC को कोरिलेट कर सकते हैं। और अगर आपका डायरेक्ट कोई वैल्यू निकालना है, किसी भी सेल का निकालना है एग्जैक्टली, तो आप वहां पे उसका ई नॉट सेल निकाल के वैल्यू पुट कर दीजिएगा, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी। तो इस गैस फ्री एनर्जी निकालने का दोनों तरीके हैं, दोनों में से कोई भी अगर मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? क्लियर?